वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिकंदर, जो कि यूनान का राजा था। यूनान को पहले मेसिडोनिया भी कहा जाता था। मेसिडोनिया तो वहाँ का शासक था जिसे मकदूनिया भी कहा जाता था। मकदूनिया, मेसिडोनिया या यूनान, एथेंस, तो इन सभी का वह राजा था। विश्व विजेता कहलाता है सिकंदर। आज हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी साथ ही साथ यह कुछ सिकंदर के बारे में मिथ्याएं हैं, तो कुछ सिकंदर के बारे में लेकिन जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर आज हम लोग सिकंदर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस इससे जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इस तरह की वीडियो जो कि इम्पॉर्टेंट आएगी तो सभी को इसका सूचना मिलते रहेगा। तो आज सिकंदर के बारे में जो भी सारे डाउट है वो दूर हो जाएंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे कि कहीं पे इसको सुधारने की ज़रूरत होगी तो सुधारा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्राचीन भारत के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिकंदर, और सिकंदर के बारे में वैसे भी जानना चाहिए। तो चलिए विश्व विजेता और महान सिकंदर के बारे में देखें। सबसे पहले सिकंदर यह विदेशी आक्रमणकारी था, यूनान का राजा था, जो 336 से लेकर 323 बीसी अर्थात ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, तो 336 बीसी से लेकर 323 बीसी तक यह शासक रहा। और 323 बीसी में अर्थात 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर जो कि यूनान का राजा था। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वास्तव में जो सिकंदर है इसका नाम सिकंदर है ही नहीं। सिकंदर तो इसका बिगड़ा हुआ नाम है। वास्तव में इसका नाम है अलेक्जेंडर, एस्केंदर। तो एस्केंदर का बिगड़ा हुआ नाम है सिकंदर, उसी को एस्केंदर करते करते सिकंदर बना दिया गया। तो सबसे पहले यह जो सिकंदर है इसका आक्रमण, चूँकि भारत में इसने आक्रमण किया था, और सिकंदर के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत का यह इसका अंतिम, वह विश्व विजेता बनने चला था लेकिन भारत पर जब आक्रमण के लिए आया तो उसका विजय रथ यहीं पे रुक गया राजा पोरस के साथ। तो देखते हैं कि जो सिकंदर है भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना कहा जाता है, क्योंकि सिकंदर के समय जैसे ही समाप्त होता है तो विदेशी लोग जो होते हैं भारत में बसना प्रारंभ कर देते हैं। तो सिकंदर का आक्रमण भारत के इतिहास में एक युग परिवर्तक घटना माना जाता है। देखिए उस समय भारत को, जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, भारत के पूरे इलाके को जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप। और इस जम्बू द्वीप में सिकंदर 19 महीने तक रहा है। इम्पॉर्टेंट है, 19 महीने तक। वास्तव में सिकंदर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अलेक्जेंडर। इसका मूल नाम अलेक्जेंडर ही था। अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर मेसिडोनिया, वैसिलियस ऑफ मेसिडोन, एस्कंदर ए मकदूनी। फारसी में इसे एस्कंदर ए मकदूनी कहा जाता था। तो इसके सिकंदर को अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर मैक्सिडोनियम, वैसिलियस ऑफ मैसिडोन, एस्कंदर ए मकदूनी, फारसी भाषा में इसे जाना जाता था। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, जो कि एक महान दार्शनिक थे। महान दार्शनिक थे।
और ये बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। तो बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे, बहुत सारे दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। अरस्तु ये सिकंदर के गुरु थे। और सिकंदर के जो पिता थे वे मकदूनिया अर्थात मैसेडोनिया के शासक थे, जिनका नाम था फिलिप द्वितीय। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय, जो कि मकदूनिया अर्थात मैसेडोनिया का शासक थे। और बाद में सिकंदर भी मैसेडोनिया का शासक बनेगा, अर्थात संपूर्ण यूनान का शासक बनेगा, रोम का शासक बनेगा। तो फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता थे, जो कि मकदूनिया के शासक थे। देखिए, अरस्तु के शिक्षा में कम रुचि थी। अरस्तु जब ज्ञान देते थे सिकंदर को, तो सिकंदर का ज्ञान अरस्तु के शिक्षा पर बहुत कम जाता था, क्योंकि सिकंदर की जो रुचि थी वह युद्ध और लड़ाई में ज़्यादा रुचि थी। इसीलिए जब अरस्तु शिक्षा देते थे तो सिकंदर हरक्यूलिस और साइरस, जो कि ईरान के शक्तिशाली राजा थे, उनके विजय विवरणों को पढ़ने में इसको ज़्यादा रुचि मिलती थी। तो जब सिकंदर को अरस्तु अपने दर्शन शास्त्र की शिक्षा देते थे, तो सिकंदर को दर्शन शास्त्र की शिक्षा या फिर अपने गुरु अरस्तु की शिक्षा लेने में रुचि नहीं था। और सिकंदर क्या करता था कि हरक्यूलिस और साइरस, जो कि यूनान के शक्तिशाली राजा थे, तो इनके विजय विवरणों को पढ़ने में वह क्या करता था? ज़्यादा रुचि रखता था, क्योंकि सिकंदर को विश्व विजेता बनना था। 336 बीसी में, जब उस समय सिकंदर की उम्र महज 20 बरस था, तो सिकंदर के पिता अर्थात फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो 336 बीसी अर्थात 336 ईसा पूर्व सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गई, जब सिकंदर की उम्र थी 20 बरस। और जैसे ही पिता की मृत्यु हुई, तो 336 बीसी में ही 20 बरस की उम्र में सिकंदर ने अपना राज्याभिषेक करा लिया, अर्थात सिकंदर मकदूनिया का शासक बन बैठा। तो 336 ईसा पूर्व में 20 बरस की उम्र में जब पिता की मृत्यु होती है फिलिप द्वितीय की, तो उसी दौरान उसी बरस मृत्यु के बाद सिकंदर अपने आप को मकदूनिया का शासक घोषित करता है 336 ईसा पूर्व। अब देखिए, क्योंकि सिकंदर को मन लगता था जो विश्व विजय, जो खास करके जो लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग थे, जैसे कि साइरस, हरक्यूलिस, तो इन सभी के बारे में पढ़ना, जानकारी रखना में ज़्यादा रुचि था सिकंदर का। तो इसकी इच्छा थी पूरी दुनिया पर विजय हासिल करना, अर्थात सिकंदर जो था वह पूरे दुनिया पर विजय हासिल करना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। इसीलिए 2 बरस के अंदर में ही अपने मेहनत के बल पे, अपने काबिलियत के बल पे सिकंदर ने 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्व सैनिक, अर्थात घोड़ा का सैनिक 5,000 और पैदल का सैनिक 30,000 एकत्र कर लिया। महज 2 बरस के अंदर में ही सिकंदर ने क्या किया? 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 घोड़ा का सैनिक, अश्व सैनिक एकत्र कर लिया। और एकत्र करने के बाद, चूंकि जब विश्व विजय हासिल करना है, पूरी दुनिया पर काबिज करना है, तो एक विशाल सेना की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो यही सोचकर सिकंदर ने बहुत मेहनत किया और 2 बरस के अंदर में ही 30,000 पैदल सैनिक और 5,000 अश्व सैनिक एकत्र कर लिए। इसकी जो पहली विजय थी वह ईरान के शासक डेरियस तृतीय पर था। तो इसकी पहली विजय ईरान के शासक डेरियस तृतीय पर था। 334 बीसी से लेकर 330 बीसी तक। तो 334 बीसी से 330 बीसी तक इसकी पहली विजय कहाँ पे हुई? ईरान के अर्थात फारस के शासक डेरियस तृतीय पर। इम्पॉर्टेंट है डेरियस तृतीय। इस युद्ध को कहा जाता है अरबेला का युद्ध। इस युद्ध को कहा गया अरबेला का युद्ध, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सिकंदर ने डेरियस तृतीय की
हत्या कर दी। और इसमें डेरियस तृतीय क्या हो गया, उसकी हत्या हो गई। जब ईरान के राजा डेरियस तृतीय की हत्या हुई तो उसके बाद सिकंदर ने पर्सपोलिस, ईरान की राजधानी उस समय थी पर्सपोलिस, तो ईरान की राजधानी पर्सपोलिस पर आसानी से कब्जा किया। और पर्सपोलिस को काफ़ी क्या किया, तो इसने जला कर राख कर दिया, काफ़ी तहस नहस किया, काफ़ी जान माल का नुकसान पहुंचाया। देखिए सिकंदर जो था, वास्तव में सिकंदर तो कहा जाता है कि महान था, पर इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर जो था वह आताताई शासक था, खूंखार था। वह जहाँ भी जाता तो काफ़ी खूंखार पूर्ण व्यवहार मचा देता था, जैसे कि हर पर्स पुलिस को जलाकर राख कर दिया, उसके बाद कत्लेआम करता था, 40,000 लोगों को हत्या कर दिया था। तो ये चीज़ें थी सिकंदर में। तो ईरान के राजा डेरियस तृतीय की हत्या करके सिकंदर ने उसकी राजधानी पर्स पोलिस पर कब्जा कर लिया। इसका जो दूसरा विजय था वह एशिया माइनर पर था। इसका दूसरा विजय कौन सा था, एशिया माइनर पर था। एशिया माइनर पर मिस्र पर और 331 ईसा पूर्व में सीरिया पर। तो 331 ईसा पूर्व में इसका दूसरा आक्रमण होता है, कहाँ पे, एशिया माइनर में, उसके बाद मिस्र में और उसके बाद सीरिया में। एशिया माइनर, मिस्र और सीरिया में। तो मिस्र में आक्रमण करता है 332 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे 332 बीसी में। उसके बाद एशिया माइनर में और उसके बाद 331 ईसा पूर्व में सीरिया में, जो कि वर्तमान का अफगानिस्तान का इलाका ISIS का क्षेत्र है। और इस पर विजय प्राप्त करने के बाद, मिस्र पर विजय प्राप्त करने के बाद, मिस्र में नील नदी के किनारे एक शहर का निर्माण किया। और इस शहर का क्या नाम है, क्या नाम था, अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोसियंस। अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोसियंस। और इस जगह का वर्तमान नाम क्या है, तो कंधार है। क्या नाम है, कंधार है। याद रखेंगे, वो गांधार नहीं, कंधार। वो गांधार नहीं जहाँ पे शकुनी मामा का जन्म हुआ था, वो नहीं, ये कंधार है। तो 332 ईसा पूर्व में मिस्र को विजय प्राप्त करके वहाँ पे अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोसियंस नामक एक नए शहर की स्थापना किया सिकंदर ने, जिसको वर्तमान में कंधार कहा जाता है। और कहाँ पे, नील नदी के किनारे। 329 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान पर। और फिर एक साल के बाद 328 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। तो 329 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बैक्ट्रिया पर कब्जा किया। और बैक्ट्रिया पर कब्जा करने के साथ ही सिकंदर को एक उपाधि मिल गई। कौन सी उपाधि मिली, ईरान का महान सम्राट सिकंदर। ईरान का महान सम्राट सिकंदर। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत को किस नाम से जाना जाता था, दूध और मधु की भूमि। तो इम्पॉर्टेंट है कि सिकंदर के आक्रमण के समय भारत को दूध और मधु की भूमि कहा जाता था। सिकंदर जब इन सभी क्षेत्रों को जीतने के बाद अब दूध और मधु की भूमि भारत की ओर रुख किया। और भारत की ओर जाने के लिए उसने थल सेना और जल सेना दोनों का उसने सहारा लिया। और थल सेना पर आक्रमण करने के लिए उसने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया, सेल्यूकस निकेटर को। और जल सेना से भारत पर आक्रमण करने के लिए किसको नियुक्त किया, निर्याकस को, निर्याकस को। तो भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने स्थल मार्ग से सेनापति बनाकर किसे भेजा, सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को। जबकि जल मार्ग के लिए सेनापति किसे बनाया, निर्याकस को। निर्याकस को इम्पोर्टेंट है। अब भारत में तो प्रवेश करना चाहता था, इसीलिए इतना विशाल सेना का गठन किया।
सेलुकस निकेटर के साथ और निर्याकस के साथ। लेकिन भारत में जैसे ही प्रवेश करने का प्रयास किया सिंध और पंजाब के रास्ते, तो उसके पहले ही सिकंदर की भेंट हो गई एक जनजातीय समुदाय से, और उसका नाम था एस्टस या हस्ती सुई। एस्टस या हस्ती सुई। अब वहां पर 30 दिनों की युद्ध होता है। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, काफ़ी जनजाति समुदाय खूंखार थे, तो उन्होंने काफ़ी रोकने का प्रयास किया सिकंदर को, और इसमें 30 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, भयंकर युद्ध चला। लेकिन चूंकि सिकंदर के पास इतनी विशाल सेना थी और इतना ज़्यादा उसके पास हथियार था कि उसने इस समुदाय को 30 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद, जिस जनजातीय समुदाय का क्या नाम था, एस्टस या हस्ती सुई, तो इस पर विजय प्राप्त करने के बाद इनकी राजधानी पुष्कलवती पर कब्जा कर लिया। किस पर? पुष्कलवती। तो एस्टस की राजधानी पुष्कलवती पर कब्जा कर लिया सिकंदर ने, और यहाँ भी काफ़ी मारकाट मचाया। 40,000 लोगों को सिकंदर ने बंदी बना लिया और मौत के घाट उतार दिया। तो सिकंदर ने काफ़ी यहाँ भी उत्पात मचाया और काफ़ी खूंखार का परिचय देते हुए 40,000 लोगों को बंदी बना लिया और मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अब सिकंदर का प्रवेश हुआ भारत में। अब इस जनजातीय समुदाय को हटाने के बाद सिकंदर के लिए भारत का द्वार खुल गया और वह भारत में खैबर दर्रा से प्रवेश किया। याद रखेंगे, बाबर भी इसी दर्रे से आया था, खैबर दर्रा से। लेकिन मोहम्मद गोरी किस दर्रे से आया था भारत में? गोमल दर्रा से। ये दोनों गोमल दर्रा और खैबर दर्रा अफगानिस्तान में पड़ते हैं, भारत और अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो खैबर दर्रा से यह भारत में प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे ही यह भारत में प्रवेश किया तो एक नदी आती है मस्वती, जो कि मशक जिले में पड़ता है, जो कि सिंध के पास है। मशक के किले के पास है मस्वती। तो मस्वती के नदी के तट पर मशक के किले में इनका सिकंदर के साथ एक भयानक युद्ध होता है। किसके साथ? उस मस्वती की मशक के किले की रानी क्लियोफिस या कृपा के साथ। तो रानी क्लियोफिस या रानी कृपा के साथ इसका भयंकर युद्ध होता है, और इसमें रानी क्लियोफिस ने कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम अपने प्राणों की अंतिम सांस तक इसका सामना करेंगे और अपने क्षेत्र पर कब्जा करने नहीं देंगे जब तक हमारी सांस चलेगी। क्या नाम था? रानी क्लियोफिस, जिसे रानी कृपा के नाम से भी जाना जाता है। तो मस्वती के तट पर मशक के किले में सिकंदर का युद्ध होता है। किसके साथ? रानी क्लियोफिस या रानी कृपा से। और इसमें रानी क्लियोफिस क्या हो जाती है? उसकी मौत हो जाती है। रानी क्लियोफिस की मौत हो जाती है। और इस युद्ध में महिलाओं ने पहली बार हिस्सेदारी ली। तो इस युद्ध में महिलाओं ने पहली बार क्या की? तो भागीदारी ली। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही यह जीता मशक के किले को सिकंदर ने, तो वहां पर एक पुल का निर्माण किया, और इस पुल का क्या नाम था? ओहिंद। इस पुल का नाम था ओहिंद, और इसी पुल पर यह 30 दिनों तक विश्राम किया। याद रखेंगे, 30 दिनों तक, क्योंकि इतने दूर से सैनिक चले थे तो थक गए थे, और कई 30 दिनों तक तो लड़ाई ही चल गया था। तो लड़ते लड़ते और चलते चलते इसका जो सैनिक थे वे थक गए थे, और उसके बाद वहीं पे ठिकाना बना लिया ओहिंद में, और पुल का निर्माण किया ओहिंद में, और यहाँ पर 30 दिनों तक विश्राम किया। वहीं पे फिर आगे बढ़ा सिकंदर। तो इलाका था तक्षशिला। उस समय सिंध के सबसे अंतिम छोर पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ से हमने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के काल में कि चाणक्य था, इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय का कभी प्रोफेसर हुआ करता था। तो इतनी बड़ी सेना देखकर तक्षशिला के राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया।
क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और आम्भी, बदले में आम्भी ने सिकंदर का भव्य स्वागत किया एवं आम्भी ने किसके साथ मित्रता कर ली, सिकंदर के साथ। तो इतनी बड़ी सेना देखकर उस समय तक्षशिला के राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और आम्भी ने सिकंदर का भव्य स्वागत किया और इस प्रकार आम्भी और सिकंदर की मित्रता स्वीकार हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हाइडे स्पीच या जिसे बितस्ता या झेलम का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि उस समय झेलम नदी को बितस्ता या हाइडे स्पीच कहा जाता था। तो यह युद्ध हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच। तो झेलम नदी के किनारे का जो इलाका था वहाँ का राजा था राजा पोरस। तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच या बितस्ता या झेलम का युद्ध हुआ था। इम्पोर्टेंट है। अब राजा पोरस के पास भी काफ़ी विशाल सैनिक थी। राजा पोरस के पास क्या था, विशाल सैनिक था। 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 अश्वरोही, 300 रथ और 200 हाथी की सैनिक थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि राजा पोरस के पास भी सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत ही था। 30,000 पैदल सैनिक थे, 4,000 अश्वरोही, 300 रथ और 200 हाथी के सैनिक थे। अब हाइडे स्पीच की बात की जाए तो हाइडे स्पीच के युद्ध में सिकंदर को और किसकी तरफ से सहायता मिला था, राजा आम्भी अभिसार जाति के शासक का। तो जब हाइडे स्पीच हुआ तो उस स्पीच में सिकंदर को किसने किसने सहायता किया, तो राजा आम्भी ने और अभिसार जाति के शासक ने। इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, ये है झेलम नदी, जो कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, यही 5 नदियाँ इम्पोर्टेंट है। तो इसी पांचों नदी में से झेलम नदी का जो पहले पड़ता है सिंधु नदी के उस छोर तरफ, तो एक तरफ था राजा पोरस और दूसरे तरफ था सिकंदर और राजा आम्भी और अभिसार जाति के शासक। तो अगर भारत पर कब्जा करना था सिकंदर को, तो वह राजा पोरस तक पहुंचने के लिए झेलम नदी को अवश्य रूप से पार करता। तो इसने कूटनीति अपनाई सिकंदर ने कि हाइडे स्पीच के युद्ध में सिकंदर ने झेलम नदी में 16 मील ऊपर से जाकर क्या किया, तो आक्रमण किया। 16 मील ऊपर से जाकर, अर्थात जो जाना था ऐसे, अब ये ऐसे चला गया, ऐसे, ताकि किसी को संदेह भी ना हो और आसानी से वो नदी को भी पार कर जाए। तो कुछ सिकंदर था झेलम नदी के इस तरफ और राजा पोरस झेलम नदी के उस तरफ। तो सिकंदर के सहयोगी कौन थे, राजा आम्भी और अभिसार जाति के शासक। अब हाइडे स्पीच के युद्ध में किसने विजय प्राप्त किया, तो सिकंदर ने। इस हाइडे स्पीच या बितस्ता के युद्ध में सिकंदर ने आसानी से तो नहीं कहा जा सकता, सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। देखिए, वास्तव में पोरस जो था वह शुरू में काफ़ी हावी था। पोरस जो था वह सिकंदर को हराने के लगभग काबिल आ गया था, हराने के समय पर आ गया था, अर्थात लगभग हरा ही देता। लेकिन उसी वक्त बारिश आ गई और इसी बारिश ने पोरस को क्या कर दिया, तो काफ़ी हद तक इसकी युद्ध समाप्त कर दी, इसको पराजय की ओर लाकर खड़ा कर दिया। तो राजा पोरस इसमें पराजित हुआ और सिकंदर ने राजा पोरस को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। राजा पोरस के साथ को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। हाइडे स्पीच के युद्ध में सिकंदर विजय हो गया और राजा पोरस पराजित हो गया और हाइडे स्पीच के युद्ध में राजा पोरस को पराजित किया। अब देखिए, और उसके बाद फिर राजा पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया। अब सिकंदर का क्या कथन था राजा पोरस के बारे में, कि सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
तो इस पर राजा पोरस ने बड़ा ही सरल स्वभाव में कहा कि मैं एक राजा हूँ और तुम भी एक राजा हो, अतः मेरे साथ एक राजा की तरह ही व्यवहार करो। एक राजा की तरह ही व्यवहार करो। इस व्यवहार से सिकंदर बहुत खुश हो गया। इस व्यवहार से सिकंदर बहुत खुश हो गया और सिकंदर राजा पोरस को छोड़ देता है। सिकंदर राजा पोरस को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और इसके जितने सारे इलाकों को सिकंदर ने जीता था वह राजा पोरस को वापस लौटा दिया। राजा पोरस को वापस लौटा दिया और उसके जीते हुए सभी इलाकों को क्या करता है? तो वापस रिटर्न कर देता है, लौटा देता है। साथ ही साथ सिकंदर पोरस को इनाम स्वरूप कुछ किला भी देता है। कुछ किला, जो जीता हुआ किला था वह भी दे देता है और इस प्रकार पोरस को अपना मित्र बना लेता है सिकंदर। सिकंदर क्या करता है? पोरस को अपना मित्र बना लेता है। अब देखिए, सिकंदर के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था बुकाफेला। तो सिकंदर के पास जो घोड़ा था वह काफ़ी तेज़ तर्रार था, उसका नाम था बुकाफेला। तो जब हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर ने जीत लिया तो झेलम नदी के किनारे उसने 2 शहरों का निर्माण किया। 2 शहरों का निर्माण किया। एक अपने घोड़े के नाम पर रखा, बुकाफेला, और दूसरा पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में निकैया। क्या नाम रखा? निकैया। तो 2 शहरों का निर्माण किया हाइडे स्पीच के युद्ध में विजय के बाद सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे। और एक शहर का नाम था बुकाफेला, जो उसका घोड़ा था बुकाफेला उसी के नाम पर, और दूसरा पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में निकैया नामक शहर का निर्माण किया। तो इम्पॉर्टेंट है ये दोनों शहर। हालांकि आज ये दोनों शहर लगभग विलीन हो चुके हैं। अब जब सिकंदर झेलम नदी को पार कर गया, यहाँ पर राजा पोरस को पराजित कर दिया, तो आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो वहाँ पे चिनाब नदी आया। चूँकि हम लोग ज्योग्राफी में क्या पढ़ चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में हमने बताया भी है कि जो सिंधु नदी है वह 5 नदियों से, पंचनद नदियों से मिलकर बनता है। तो झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद ब्यास, सतलुज, रावी और ब्यास। तो इस प्रकार ये जो नदियां हैं, तो इस झेलम को जैसे ही पार किया तो चिनाब नदी आया। तो चिनाब नदी को जैसे ही सिकंदर ने पार किया तो कई सारी छोटी छोटी जनजातियां मिली और उन सभी जनजातियों को बुरी तरह से पराजित किया। किसने? सिकंदर ने। तो चिनाब नदी को पार करके बहुत सारी छोटी छोटी जनजातियों पर सिकंदर ने विजय प्राप्त किया। अब चिनाब को पार किया तो अगला नदी आया रावी। रावी, और रावी को उसने पार कर गया। जब चिनाब को पार किया तो कई छोटी छोटी जनजातियां मिली, तो उस जनजातियों को पर विजय प्राप्त करके रावी नदी को पार किया। रावी नदी को जैसे ही पार किया तो एक भयंकर जनजाति के साथ सिकंदर का सामना हुआ। इसका नाम था कथियोई, जिसे कत्था जनजाति भी कहते थे। तो कथियोई या कत्था जनजाति, ये काफ़ी लड़ाकू किस्म के जनजाति थे। तो कथियोई या कत्था जनजाति के साथ सिकंदर का घमासान युद्ध हुआ, लेकिन सिकंदर के पास इतनी विशाल सेना थी कि अंत में सिकंदर जीत गया। तो काफ़ी लड़ाकू प्रवृत्ति के थे कथियोई या कत्था जनजाति। इनके साथ सिकंदर के घमासान युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में सिकंदर जीत गया। अब रावी नदी को पार कर गया और रावी नदी के किनारे जो कथोई जनजाति थी उसको भी सिकंदर ने पराजित कर दिया। अगला नदी आया ब्यास। अगला नदी आया ब्यास। अब देखिए, चूँकि 5 बरस से सैनिक जो थे वे चलते चलते थक गए थे और साथ ही साथ इन और कई घायल भी हो गए थे और कई नदियों को पार किए, कई लड़ाइयाँ लड़ी कई जनजातियों को। तो
इस कारण से उनके सैनिक जो थे अब जवाब दे चुके थे। साथ ही साथ उनको अपने परिवार की भी याद आ चुकी थी। तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर के सैनिकों ने इनकार कर दिया। अब ये इनकार किया क्योंकि कई नदियों को तो पार करके आ चुके थे, तो काफ़ी थक चुके थे कई दिनों से लड़ाई लड़ते लड़ते, और चीज़ें भी समाप्त होने लगी थी क्योंकि सिकंदर जितनी सारी चीज़ें लेकर चला था अपने साथ, तो जाहिर सी बात है भोजन पानी ये सभी समाप्त होने के कगार पर थी। तो तो इसके कारण सिकंदर के जो सेना सैनिक थे उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। अब चूंकि विजय प्राप्त करना है तो बिना सैनिक के तो विजय प्राप्त होगा नहीं, तो इसीलिए सैनिकों ने क्या कहा कि अब हम लोग आगे नहीं पार कर सकते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपने सैनिकों को बहुत समझाया, लेकिन समझाने के बावजूद भी इन सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया। कुछ सैनिक तो सिकंदर के द्वारा बसाए गए नगर में ही जाकर बस गए। इतने थक गए थे, कई घायल हो चुके थे कि वे सिकंदर के द्वारा जो बसाए गए नगर थे बुका फेला, तो इन सभी नगरों में जाकर बस गए और कुछ वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ जिनके पास एनर्जी था, जिनको अपने परिवार की याद आ रही थी, तो वो लोग तो वापस जाने के लिए तैयार हो गए और कुछ यहीं पे नगरों में जाकर बस गए। और यहीं से शुरुआत हुआ भारत में विदेशियों का रहना, यहीं से शुरुआत हुआ भारत में विदेशियों का बसना। लेकिन कोई भी सैनिक अब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ब्यास नदी को पार करने के तैयार नहीं थे। अंत में सिकंदर हार मान गया क्योंकि सिकंदर ने भी अब सोचा कि अब जब हमारे सैनिक ही नहीं लड़ सकते तो अब हमले आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सिकंदर ने 326 बीसी में अपने सैनिकों को वापस जाने का आदेश दे दिया। लेकिन वापस जाने से पहले सिकंदर विधिवत रूप से वापस जाना चाहता था क्योंकि भारत में वह कई दिनों से युद्ध किया, कई बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया, तो इसी कारण वह विधिवत रूप से वापस जाना चाहता था। तो वापस जाने से पहले सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर कुछ निर्माण कार्य किए, जैसे कि ब्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया। वेदियाँ अर्थात जो पूजा और हवन करने वाला जो स्थान होता है, तो 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया। ऊंचे ऊंचे विजय स्तंभों का निर्माण किया, सफलता के स्मारक का निर्माण किया और विधिवत यज्ञ कराया। तो वापस जाने से पहले सिकंदर ने ब्यास नदी के तट पर क्या क्या किया, तो 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया, ऊंचे ऊंचे विजय स्तंभों का निर्माण किया, सफलता के स्मारक का निर्माण किया और कई विधिवत यज्ञ किया, ताकि जाने से पहले पूजा पाठ और हवन हो जाए, ताकि उसका रास्ता अच्छा हो। सिकंदर और उसके सेना, खास करके सिकंदर के जो सेना थे, आखिर ब्यास नदी को पार करने से पहले ही घर लौटना क्यों चाहते थे, तो उसके कई कारण थे। जैसे कि पहला है कि सैनिक अपने देश में लौटना चाहते थे। बहुत दिनों से वे 5-6 बरस से घर से निकले थे, और तो इसी कारण वे अपना घर की याद आने लगी, तो वे घर लौटने की इच्छा थी, उन्हें घर लौटना चाहते थे। अपना घर परिवार कई वर्षों से छोड़ने के कारण उनको अपने परिवार की याद आने लगी थी, बाल बच्चों की याद आने लगी थी। उन्होंने सोचा आखिर ये युद्ध किसके लिए, अगर हम लोग के बाल बच्चे से हमारी मुलाकात नहीं होगी तो फिर हम लोग रह के क्या करेंगे। तो अपने घर परिवार कई वर्षों से छोड़ने के कारण उनको अपने परिवार से मिलने की इच्छा थी। सिंध और पंजाब में ही, अब चूँकि भारत में वे पूरा भारत पर कब्जा करना चाहते थे, विश्व विजेता बनना चाहते थे सिकंदर के नेतृत्व में, तो सिकंदर के सैनिक जब सिंध और पंजाब में ही कई युद्ध की वजह से थक गए थे, अब सिंध और पंजाब को ही पार नहीं कर पाए थे और वहीं पर इतने थक गए थे कि आगे क्या बढ़ेंगे। अभी आगे तो घनानंद का जो शासन काल था, नंद वंश का शासन था, घनानंद की विशाल सेना का सामना करना पड़ता।
आगे की लड़ाई और आक्रामक होने की आशंका थी। सैनिकों को आशंका हो गया था कि जब अभी ही सिंध में ही इतनी जनजाति छोटी छोटी जनजातियों के साथ इतना भयानक युद्ध करना पड़ा तो आगे की लड़ाई और कितनी भयानक होगी, उन्हें यह पता था। तो इस कारण से भी वे अब लड़ाई करने का प्रयास में नहीं थे, लौटने के चक्कर में थे। आगे मगध के क्षेत्र में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की विशाल सेना थी, और चूंकि घनानंद उस समय इतना शक्तिशाली और सैन्य शक्तिशाली से मजबूत शासक था जिसका अंदाज़ा सिकंदर को बिल्कुल ही नहीं था। तो मगध का क्षेत्र बहुत विशाल था उस समय भारत में, और निश्चित तौर पे यदि घनानंद से सामना होता सिकंदर का तो घनानंद सिकंदर को निश्चित तौर पे पराजित कर देता, यह तय था। क्योंकि घनानंद के पास सिकंदर से बहुत, चूँकि घनानंद एक तो सिकंदर के पास थके हुए सेना थे और बहुत दूर से चल कर आए थे, काफ़ी दिनों से लड़ रहे थे, और घनानंद के पास एक बहुत ही विशाल सेना थी, इसका क्षेत्र बड़ा था, तो इसको अंदाज़ा नहीं था सिकंदर को। तो निश्चित तौर पे उसके जो ताज़ा तरीन सेना थे घनानंद के, और काफ़ी यह शक्तिशाली शासक था, तो इस कारण से भी ये क्या हो गए, रिटर्न हो गए। इनके अधिकांश सैनिक घायल हो गए थे, तो सिकंदर के अधिकांश सैनिक क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। इसके कारण इनका जो मनोबल था वह काफ़ी नीचे गिर गया था, मनोबल दुर्बल हो गया था। तो ये सभी कारण थे सिकंदर और उसके सैनिकों के वापस जाने के लिए। ब्यास नदी को पार करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। अब सिकंदर जब वापस लौट रहा था तो लौटने के क्रम में उनको एक जनजाति का सामना करना पड़ा। उन जनजातियों ने सोचा कि सिकंदर जो है वह आक्रमण करने आ रहा है, पर वास्तव में सिकंदर वह अपने घर जा रहा था, सिकंदर अपने सैनिकों के साथ। तो ये जो जनजाति थे, ये कौन कौन से जनजाति थे, मल्लोई और ऑक्सीट्रेकोई। मल्लोई और ऑक्सीट्रेकोई, जिसे अक्सकेन जनजाति के नाम से भी जाना जाता था। मल्लोई और ऑक्सीट्रेकोई जनजाति, जिसे अक्सकेन जनजाति के नाम से भी जाना जाता था, ये रावी नदी के निचले तट पर मुल्तान और मोंटगोमरी जिलों में रहते थे। कहाँ पे, रावी नदी के निचले तट पर मुल्तान और मोंटगोमरी जिलों में। इनके साथ सिकंदर की भयानक युद्ध हुई, क्योंकि ये भयंकर युद्ध हुए, बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति के थे ये जनजाति, तो काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर ने काफ़ी मार काट मचाया, काफ़ी कत्लेआम किया। तो चूँकि सिकंदर के सैनिक बहुत ज़्यादा थे, बहुत लड़ाकू थे, बहुत उत्तम क्वालिटी के थे, थके हुए थे, फिर भी घायल थे, फिर भी जीतना तो सिकंदर को ही था। सिकंदर ने इस युद्ध में मल्लोई और ऑक्सीट्रेकोई अर्थात ऑक्सकेन जनजातियों को पराजित कर दिया, और इसमें सिकंदर घायल हो गया। इसमें सिकंदर क्या हो गया, घायल हो गया। और एक बात याद रखेंगे कि इस युद्ध में ब्राह्मणों की भी पहली बार हिस्सेदारी हुई। तो अभी हमने क्या बताया था कि रानी कृपा के साथ महिलाओं ने पहली बार हिस्सेदारी ली थी, लेकिन इस युद्ध में मल्लोई और ऑक्सीट्रेकोई के साथ ब्राह्मणों ने भी युद्ध में भागीदारी ली थी। इम्पोर्टेंट है। अब यह घायल होता है, इसके बाद इसी घायल अवस्था में वह चला जाता है बेबीलोन, अपना इलाका यूनान चला जाता है। 323 बीसी पूर्व में वह बीमार हो गया था। 10 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। इसी घायल अवस्था के कारण तो वह काफ़ी बीमार चल रहा था। तो बगदाद के निकट बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई 10 जून 330 बीसी को। 10 जून 330 बीसी को बगदाद के निकट बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये तो था सिकंदर के बारे में। अब हम लोग सिकंदर के बारे में कुछ कथन और कुछ मिथ्याओं, कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है उसके बारे में देखेंगे, और इसके संबंध में कुछ जो भ्रांतियां हैं उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सिकंदर जो था उसका वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर या अस्केंदर। इसी अस्केंदर का ही परिवर्तित रूप था सिकंदर।
वास्तव में सिकंदर इसका नाम था ही नहीं। यह सिकंदर एस्कंदर का एक परिवर्तित रूप अर्थात इसका बिगड़ा हुआ नाम है। फारस में क्या कहा जाता था सिकंदर को? एस्कंदर। और इसका मूल नाम था अलेक्जेंडर। सिकंदर का जन्म 21 जुलाई 356 बीसी को हुआ था। 21 जुलाई 356 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पेला मैसेडोनिया, जिसे मकदूनिया कहा जाता था। तो मकदूनिया या पेला मैसेडोनिया में। इसकी माता का नाम था ओलंपियस, जो एक तांत्रिक महिला थी अर्थात जादू टोना करती थी। तांत्रिक महिला थी, जादू टोना करती थी। देखिए, इसके बारे में भी विद्वानों का अलग अलग मत है। हालांकि मैक्सिमम विद्वानों का मत यही है कि यह तांत्रिक महिला थी, जादू टोना करती थी। ओलंपियस यह चौथी बीबी मानी जाती है। किसकी? सिकंदर की चौथी माता अर्थात फिलिप द्वितीय की चौथी पत्नी थी। कुछ अरस्तु के बारे में देखा जाए तो अरस्तु जो थे ये यूनान के एक महान एवं प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कहाँ के? यूनान के, एथेंस के। सिकंदर के गुरु थे। ये सिकंदर के कौन थे? गुरु थे। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व इस्टिगिलिया शहर में हुआ था। मैसेडोनिया के इस्टिगिलिया शहर में 384 ईसा पूर्व में। इनके जो पिता थे अरस्तु के, वे मकदूनिया के राजा के शाही वैद्य थे। मकदूनिया के राजा के शाही वैद्य थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई रानियाँ थीं, जिसमें अधिकांश की हत्या सिकंदर की माता ओलंपियस ने कर दी। जिसमें अधिकांश की हत्या किसने की? सिकंदर की माता ओलंपियस ने, क्योंकि वह जादू टोना जानती थी। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की कई माता थीं, जिसमें उनकी हत्या सिकंदर के द्वारा ही हुई। तो इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो यह एक महज भ्रांति है, इसके बारे में कहीं कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। इसीलिए सिकंदर इतिहासकारों ने अलग अलग मत दे दिया। लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का यही मानना है कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई रानियाँ थीं, जिसमें चौथी रानी थी ओलंपियस। कौन थी? चौथी रानी थी। लेकिन मेन पत्नी यही थी। और यह ओलंपियस जो थी वह जादू टोना जानती थी। इसी कारण इसने फिलिप द्वितीय को अपने बस में कर लिया था और वास्तविक पत्नी इसी को मानता था। तो सिकंदर की माँ ओलंपियस के द्वारा फिलिप द्वितीय की कई पत्नियों की हत्या की गई, रानियों की हत्या कर गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत था कि सिकंदर के द्वारा ही फिलिप द्वितीय की कई रानियों की हत्या की गई। अब सिकंदर की माँ जो थी ओलंपियस, उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। अर्थात फिलिप द्वितीय और सिकंदर की माता ओलंपियस, इन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि जादू टोना करती थी तो अपने बस में कर रखी थी किसे? तो फिलिप द्वितीय को। वह डरता था, क्योंकि उसकी माता हमेशा कहा करती थी कि तुम सिकंदर से क्या कहती थी ओलंपियस, सिकंदर की माता, कि तुम देवता ज्यूस की संतान हो और फिलिप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो सिकंदर की माता ओलंपियस का कहना था किसको? सिकंदर से, कि तुम देवता ज्यूस की संतान हो और फिलिप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसमें भी इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का यही मानना है। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की जो हत्या हुई थी 336 बीसी में, वह उसी के अंगरक्षकों के कप्तान बॉसनिस के द्वारा। तो सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या हुई थी किसके द्वारा? हमने बताया था 336 बीसी में सिकंदर के पिता मर जाते हैं। वास्तव में उनकी हत्या होती है फिलिप द्वितीय के अंगरक्षकों के कप्तान बॉसनिस के द्वारा। इसके अंगरक्षक का कप्तान था बॉसनिस, उसी ने ही इसकी हत्या कर दी। एक बात याद रखेंगे, यह जो एशिया माइनर है आधुनिक तुर्कीय में पड़ता है। एशिया माइनर का आधुनिक नाम क्या है? तुर्कीय। जो पहले तुर्की था उसी का नाम बदल के तुर्कीय कर दिया गया। सिकंदर ने मिस्र पर कब अधिकार किया था?
332 ईसा पूर्व में, 332 ईसा पूर्व में। देखिए, जब सिकंदर ने बैक्ट्रिया पर कब्जा किया, जब बैक्ट्रिया पर कब्जा किया तो उस समय बैक्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद बैक्ट्रिया की राजकुमारी थी रुक्साना, तो रुक्साना के साथ ही इसकी विवाह हो गई। इम्पॉर्टेंट है। तो सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? राजकुमारी रुक्साना। यह कहाँ की राजकुमारी थी? बैक्ट्रिया की। देखिए, सिकंदर महान, ठीक है महान था, लेकिन यह एक खूंखार राजा था। खूंखार राजा था क्यों? जब इसने बेबीलोन पर कब्जा किया तो वहाँ पे आग लगा दिया। क्या किया? आग लगा दिया। ईरान की राजधानी पर्सपोलिस पर कब्जा किया तो उसको जला करके खाक खाक कर दिया। तो इसी कारण इसको कहा जाता है कि यह एक खूंखार राजा था। अब देखिए, थोड़ा सा तक्षशिला के बारे में देखा जाए। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला जो था, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसे धम्मराज का स्तूप या तख्तशिला कहा जाता था। धम्मराज का स्तूप या तख्तशिला। कुछ लोग इसे धर्मराज का स्तूप भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में साक्ष्य के तौर पर देखा जाए तो वह मिला है धम्मराज के स्तूप के रूप में, और उस समय इसको तख्तशिला भी कहा जाता था। सिकंदर ने पोरस की विशाल सेनाओं को देखकर कहा था, क्या कहा था? कि आज मेरा मुकाबला जंगली जानवरों जैसे असाधारण व्यक्तियों से है। तो इतिहासकारों ने लिखा है कि जब सिकंदर ने पोरस की विशाल सेनाओं को देखा तो देखते ही कहा कि आज मेरा मुकाबला जंगली जानवरों जैसे असाधारण व्यक्तियों से है। एक बात याद रखेंगे कि कुछ लोगों का मानना है, इतिहासकारों का, कि पोरस ने विजय हासिल किया था, पर ऐसा कहीं कोई साक्ष्य नहीं है। जितने सारे साक्ष्य मिले हैं अभी तक, वो सभी सिकंदर के विजय की ओर इशारा करते हैं। तो सिकंदर, वास्तव में सिकंदर तो हार रहा था। सिकंदर पर पूरी तरह से हावी था कौन? राजा पोरस। लेकिन बीच में वर्षा हो गया। अगर वर्षा नहीं होता तो पोरस निश्चित तौर पे सिकंदर को पराजित कर देता। कुछ इतिहासकारों का क्या मानना है कि पोरस जीत गया था, पर इसके संबंध में कोई भी तरह का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम लोग यह मानकर चलते हैं कि सिकंदर जीत गया था, सिकंदर ही विजेता बना था। सिकंदर की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया सिकंदर के पुत्र को मिल गया, और ईरान अर्थात फारस का जो विशाल क्षेत्र था वह सेल्यूकस निकेटर को मिल गया। तो जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हुआ, इसके क्षेत्र का विभाजन हो गया। जीते हुए क्षेत्र को अलग अलग लोगों ने अपने आप में बांट लिया। जैसे कि जो मैसेडोनिया का क्षेत्र था वह सिकंदर के पुत्र ने ले लिया, और जो ईरान अर्थात फारस का जो विशाल क्षेत्र था उस पर, वह क्षेत्र पर कब्जा किसका हो गया? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का फारस या ईरान के क्षेत्र पर कब्जा हो गया। अब सिकंदर तो मर गया। सिकंदर का सपना था कि विश्व विजय प्राप्त करना, और उसके सपनों को पूरा करने के लिए, उसके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर जो था वह फिर भारत पर आक्रमण किया। कि भारत पर जो पूरा तरह से कब्जा नहीं कर पाया था सिकंदर ने, तो उसके विश्व विजयी सपने को पूरा करने चला कौन? उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। कब? जब सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब इसी सपने को लेकर सेल्यूकस निकेटर भारत पर आक्रमण किया। कब? 305 ईसा पूर्व। लेकिन उसको पता नहीं था, सेल्यूकस निकेटर को। उसको लगा था कि भारत में कोई छोटा मोटा शासक काम कर रहा है, कोई बच्चा है, लेकिन वास्तव में वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी बच्चा समझा, कमज़ोर समझा, और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर का भयानक युद्ध हुआ। इतना भयानक युद्ध हुआ कि काफ़ी इतिहास में यह युद्ध प्रसिद्ध हो गया, और अंत में सेल्यूकस निकेटर की पराजय हो गई। अंत में सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया? हार गया, क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं था कि यह चंद्रगुप्त मौर्य कितना शक्तिशाली है। और जैसे ही पराजित हुआ तो वह चंद्रगुप्त मौर्य से अपना संबंध बनाने का प्रयास किया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी शक्तिशाली शासक था। तो इसको अपने संबंध बनाने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया?
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसका डिटेल में प्राचीन भारत के इतिहास का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जो मौर्य वंश का जो शासन है उसमें हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सिकंदर को हिंदी में अलकछंदर भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार इस्कंदर कहा जाता है फारसी भाषा में, तो सिकंदर को उसी का हिंदी नाम क्या है? अलछंदर, अलछंद्र। सिकंदर को और भी सारी विशेष उपाधियां मिली थी। कौन कौन? मिस्र का फैरो, फारस का शहंशाह, हेगेमॉन ऑफ द हेलेनिक लीग। तो सिकंदर को विशेष उपाधि मिली थी। मिस्र का फैरो, फारस का शहंशाह, हेगेमॉन ऑफ द हेलेनिक लीग। 33 बरस की उम्र में निधन हुआ। तो जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई उस समय उसका उम्र कितना था? 33 बरस। महज 33 बरस के छोटे से उम्र में ही कई विजयों को हासिल करके कई विश्व, लगभग वह पूरे विश्व को जीत ही चुका था। तो विश्व विजेता बनने का सपना लेकर वह 33 बरस की उम्र में इस सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ये तो था हमारा सिकंदर के बारे में पूरा डिटेल। पूरा डिटेल, अगर इसमें कुछ त्रुटि होगा तो ज़रूर कमेंट करें, इसको हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ जोड़ना होगा तो हम लोग उसको जोड़ सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो बहुत इम्पोर्टेंट यह चीज़ था सिकंदर के बारे में। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल डाउट क्लियर हो गई होगी। तो ये था हमारा सिकंदर का शासन, प्राचीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक था। अब हम लोग चलेंगे एक चीज़ और, डेली हमारे साथ जुड़े रहें। डेली करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है और लगातार यह प्रतिदिन चलेगा। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग देखेंगे साइंस का साइंस जो चलेगा NCERT 7th क्लास का, और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम लोग लेकर चलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ अन्य दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको भी लाभ होगा और थोड़ा बहुत हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।